हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हमने स्टार्ट किया था भारतीय इतिहास, जो कि हम घटना चक्र पूर्वावलोकन से कंप्लीट कर रहे थे। इसके बहुत सारे वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। ब्रिटिश भारत ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को रोकने के लिए 1777 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। तो किसने किया था? तो जो हमारी ब्रिटिश सरकार थी, उन्हें कंपनी में इतना भ्रष्टाचार आ गया था, कुप्रशासन आ गया था। इसके चलते ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्यों आया था? रेगुलेट करने के लिए आया था। इसके तहत मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। तो जो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी थी, उसको कहाँ कर दिया? जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी उसके अधीन कर देगा। तुम इसके अधीन रहोगे, बहुत ज़्यादा उड़ रहे हो ना, अब हम तुम्हें रेगुलेट करेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया था। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया था। मतलब जो गवर्नर का पद था उसको चेंज करके क्या कर दिया था? गवर्नर जनरल बना दिया था बंगाल के गवर्नर को। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग बना था। और पहला गवर्नर था अपना क्लाइव, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। मतलब रेगुलेट करना था कि हम देखेंगे तुम क्या कर रहे हो, तो सारी कंपनियों की गतिविधियां क्या करेगी? ब्रिटिश सरकार अपनी निगरानी में रखेगी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब रेगुलेट करना है तो एक न्यायालय ही बनाना पड़ेगा, तो इन्होंने बना दिया कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो पहले कौन बनेंगे मुख्य न्यायाधीश? एलिजा एम्पे बनी थी। एक मुख्य न्यायाधीश था, उनके साथ उनका सहयोग देने के लिए 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए थे। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय और धार्मिक न्यायालय कार्यों के रूप में करना था। तो जो न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय था, ये क्या क्या काम करता था? तो जो सामान्य न्यायालय है, देश विधियों के न्यायालय हैं, नौसेना विधियों के न्यायालय हैं, और जो धार्मिक न्यायालय हैं उसके रूप में काम करना था। देखो अभी तक सैनिक न्यायालय नहीं आया, क्योंकि इस समय नौसेना ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रचलित थी, तो उस समय नौसेना का न्यायालय इसमें बनाया गया है। और देश विधि, जो देश में विधि बन रही थी, यह सामान्य न्यायालय है, इसके अंतर्गत इनके सारे कार्य रखे गए थे। यह सर्वोच्च न्यायालय 1774 में गठित किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया है, लेकिन बना कब है? 1774 में बना था। इसमें एलिजा एम्पे प्रमुख न्यायाधीश थी और इनके 3 अन्य न्यायाधीश भी थे सपोर्टिव, और वो कौन थे? रॉबर्ट चैम्बर्स और स्टेफन सीजरली मास्टर एवं जॉन हाइड अन्य न्यायाधीश थे। तो 4, अभी तो मैंने 3 पढ़े थे। तो ये कौन कौन थे? रॉबर्ट चैम्बर्स, सीजरली मास्टर और जॉन हाइड अन्य मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। 1786 में एक अधिनियम है जो ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया था कि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। जो हमारा कॉर्नवालिस था, ये तो त्याग के चले गए अपना पद, तो उनको फिर से भारत का गवर्नर जनरल बनाने के लिए इस एक प्रस्ताव रखा गया। कहाँ पे? ब्रिटिश संसद में। कब रखा गया था? 1786 में रखा गया था। वह गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ लेना चाहता था। तो क्लाइव भी भैया, उनको सरकार बुला रही है तो वो अपनी शर्तों पर आना पसंद करेंगे ना। तो उन्होंने क्या किया कि हम गवर्नर जनरल भी रहेंगे और जो मुख्य सेनापति है उन दोनों की शक्तियाँ हमारे पास रहेंगी। दोनों शक्तियाँ चाहिए, तभी हम भारत के गवर्नर जनरल बनेंगे। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि उनको भारत में भेजना था, तो उनकी सारी शर्तें मान ली गई और उनको भारत में भेज दिया गया। इस विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय लेने को रद्द करने के लिए और निर्णय को लागू करने का भी अधिकार था। मतलब जो भी इनकी परिषद थी, कोई भी ये इनके द्वारा जो लिया गया नियम है उसको रद्द कर सकते थे। विशेष परिषद के नियम को रद्द कर सकते थे, हमें नहीं मानना, चलो। और यदि उनने बोला
कि ये नियम बनाओ तो वो मानना ही पड़ता था और लागू भी कर सकते थे। मतलब देखो ऐसा ही होता है, वो अपने मन से नहीं आ रहे बल्कि गवर्नमेंट उनको बुला रही तो सारी शर्तें मान रही हैं, तो उनको गवर्नर जनरल का पद भी दे दिया गया, उनको सेनापति जो मुख्य सेनापति है उसकी शक्तियाँ भी दे दी गई और उनको ये अधिकार भी दे दिया गया कि जो हमारी विशेष परिषद है उसके नियम को आप रद्द भी कर सकते हो या फिर उनके निर्णय को लागू भी कर सकते हो। कार्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनाने देना चाहते थे, अतः इन्हें शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत को अपनाया था। जो कार्नवालिस थे, जो जिला कलेक्टर हैं, उनको ज़्यादा शक्तियाँ नहीं देना चाहते थे, क्योंकि यदि जिला कलेक्टर ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो गाँव वाले उनकी बात मानेंगे, ऐसा ना हो कि विद्रोह कर दें। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनकी शक्तियाँ ले ली, उनको शक्तियाँ नहीं देना चाहते थे। तो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया है, कार्नवालिस ने दिया। मतलब उनके कान में कुछ ज़्यादा ही खुटर फुटर हो रही थी तो उन्हें सारी शक्तियाँ ले ली कि हम भैया नहीं करेंगे, या फिर किसी ने उनके कान भर दिए थे तो इसलिए इन्हें सारी शक्तियों का पृथक्करण कर दिया। तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कार्नवालिस के द्वारा दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो अभी तक भारत में व्यापार कर रही थी, कोई और कंपनी आ ही नहीं पा रही थी। तो इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश सरकार थी, इन्होंने बोला कि कुछ ज़्यादा ही एक अधिकार नहीं है, पूरी मोनोपोली हो गई ना, इन्होंने खुद ही अधिकार कर लिया, किसी और को व्यापार नहीं करने दे रहे। तो ये लाए हैं 1813 का चार्टर्ड एक्ट। उन्होंने बोला कि अब व्यापार हर कोई कर सकता है, लेकिन जो चीनी है ना, थोड़े थोड़े से चीनी मतलब चाइनीज़ हैं जो, वो थोड़े से छोटे छोटे और ज़्यादा दिमाग चलाने वाले होते हैं, थोड़े टेढ़े जैसे इंसान हैं, टेढ़े टाइप के इंसान हैं, तो इनके साथ ही आप व्यापार करो और चाय का आप व्यापार करो। इन दोनों व्यापार को छोड़कर सब पर आपके एकाधिकार को समाप्त किया जा रहा है 1813 के एक्ट के तहत। इसके बाद कंपनी को 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश एवं राजस्व पर नियंत्रण करने के अधिकार दे दिए गए। तो हमेशा 10-10 साल के टर्नओवर में इनको बढ़ाया जा रहा था कि आपको 10 साल का फिर अधिकार दे दिया गया, भारत से राजस्व और नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया था। लेकिन अब सिर्फ इसमें जो 1813 का एक्ट आया है, इसमें 20 साल के लिए भारत प्रदेश हैं और उनके जो राजस्व नियंत्रण का अधिकार हैं वो कंपनी को दे दिए गए थे। चार्टर्ड एक्ट 1813 के द्वारा भारत में शिक्षा पर कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था। 1813 के रेगुलेटिंग एक्ट में सिर्फ व्यापार का एक अधिकार समाप्त नहीं किया, बल्कि जो भारत की शिक्षा थी उसको बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए इन्होंने वार्षिक खर्च का प्रावधान किया था। चार्टर्ड एक्ट 1813 आया, इसके द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। इन्होंने 13 में क्या किया था, 1813 में इन्होंने सिर्फ एक अधिकार को समाप्त कर दिया था, चाय और चीनी का बचा था। लेकिन 1833 का जो एक्ट आया, इसके तहत जो जितने भी वाणिज्यिक अधिकार थे उनको सबको समाप्त कर दिया गया कंपनी के। भाई अब हर कोई व्यापार कर सकता है, चाहे वो चाय का हो, कॉफ़ी का हो, चीन के साथ, नेपाल के साथ, जिसके साथ व्यापार करना है, सब अधिकार इनके समाप्त कर दिए गए थे और सबके लिए खोल दिया गया था, सब व्यापार करो। इसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य दिए गए थे। इनसे कहा था कि तुम सिर्फ राजनीतिक कार्य देखो, व्यापार मत करो, वाणिज्यिक कार्य मत करो। कौन से करने के लिए कहा गया था, राजनीतिक कार्य करने के लिए कहा गया था, क्योंकि वो दुखी हो जाएगी ना, हमसे भैया मोनोपोली छीन ली, व्यापार करने का अधिकार छीन लिया, एक अधिकार छीन लिया, तो वो दुखी हो गए। इन्होंने कहा कि एक काम करो, आप व्यापार नहीं कर पा रहे हो ना, वाणिज्यिक काम हमसे हम छीन लिए हैं आपसे, आप राजनीतिक कार्य करो। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। अब उनको खुश करने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल को थोड़ा सा बड़ा पद दे दिया और उसका नाम क्या रखा गया, भारत का गवर्नर जनरल। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। जो हमारी गवर्नर जनरल की परिषद थी, जिसके अधिकार को कार्नवालिस चाहता तो वो रद्द कर सकता था या लागू कर सकता था, वो शक्तियाँ दी गई थी। उस परिषद में एक और नया सदस्य जोड़ा गया, जिसे क्या कहा गया, कानूनी सदस्य, विधि सदस्य कहा गया है। कब जोड़ा गया है, 1833 का एक्ट में जोड़ा गया है। अब सदस्य भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज होना चाहिए। जो ये विधि सदस्य है ना या कानूनी सदस्य है, वो भारत का नहीं हो सकता, क्योंकि कानून अभी भारत के इतने अच्छा नहीं है, उस समय की बात चल रही है। तो इन्होंने कहा कि हमारे ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं, वो अच्छे से कानून जानते हैं, तो वो भी कौन होना चाहिए, अंग्रेज होना चाहिए। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया था। तो जॉन मैकाले थे, जिनको शिक्षा पद्धति के लिए जाना जाता है, वो ही सबसे पहले क्या बने थे, विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे परिषद में। कब, 1833 के एक्ट के तहत। 1853 में चार्टर्ड एक्ट आया। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि जो नियंत्रण बोर्ड है उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। 1853 का जो एक्ट आया, इसमें कहा गया कि जो हमारी पूरी नियंत्रण बोर्ड है, कंट्रोल बोर्ड है,
इसके जितने पदाधिकारी हैं उनका वेतन अब निश्चित होगा कि इतना सरकार देना निश्चित करेगी, हम बताएंगे कि कितना देना है उनको, सरकार ने बोला। लेकिन देना किसको पड़ेगा? कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी राजनीतिक शासन कर रही है ना भारत पर, तो वो ही कंपनी उसके वेतन भत्ते देगी, लेकिन हम निश्चित करेंगे। डायरेक्टरों की संख्या को 24 से घटाकर 18 कर दिया गया कि बहुत सारे हैं सदस्य, इतनी ज़रूरत ही नहीं है, तो एक काम करो 24 से कम करके क्या कर दो, 18 कर दो। 18 कर दिए गए। इसमें 6 ग्राउंड द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि अभी भी मनोनीत की अपने यहाँ पे प्रथा चल रही है, वो इसमें भी थी कि 6 जो क्राउन थे ना उसके द्वारा इसमें मनोनीत किए जा रहे थे। 24 सदस्य थे, उनको कम करके 18 कर दिया गया, और उनमें से भी 6 थे वो मनोनीत किए जाते थे क्राउन के द्वारा। इसमें प्रावधानित किया गया था कि नियुक्ति अब प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाएंगी, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 1853 का एक्ट आया था, इसमें कहा गया कि जितने भी पद हैं गवर्नमेंट के या ब्रिटिश कंपनी के, वो अब कैसे भरे जाएंगे? प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा भरे जाएंगे, नामजदगी का सिद्धांत नहीं चलेगा, प्रतियोगी परीक्षा होगी और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1858 में भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए थे। 1857 की लड़ाई हुई, अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश सरकार को, क्राउन को, सबको समझ में आ गया कि भारत पर शासन करना अब छोटी बात नहीं है, अच्छे से करना पड़ेगा। यदि नहीं किया गया तो ये भारत आज़ाद हो जाएगा, निकल जाएगा, विद्रोह होंगे बहुत सारे। तो इन्होंने क्या किया, जो कंपनी थी, देख लिया ना कंपनी ने कैसे शासन किया, इतनी बड़ी क्रांति हो गई, तो उनसे सारे अधिकार छीन लिए गए, कंपनी से सारे नियंत्रण छीन लिए गए और सारे अधिकार क्राउन को दे दिए गए कि भैया कंपनी के पास अब कोई अधिकार नहीं है, उनसे लेकर क्राउन को सारे अधिकार दे दिए गए। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, उनकी जितनी भी शक्तियां थीं, अब एक नया सदस्य नियुक्त किया गया जिसको कहा जाता था भारत सचिव, उसको सारी शक्तियाँ दे दी गई। कब आया है ये? तो 1858 को आया है। भारत सरकार का अधिनियम है, ये पहला भारत सरकार अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। तो जो अभी जैसे भारत में राष्ट्रीय शासन लग जाता है, आपातकाल घोषित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, वो अध्यादेश जारी कर सकता है। किसके तहत करता है? 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। वो शक्ति सबसे पहले कब दी गई थी गवर्नर जनरल को? तो 1861 है, उसका इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उसके तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी। ये अध्यादेश आधिकारिक 6 माह तक लागू रहता था। जो अध्यादेश जारी किए जाते थे गवर्नर जनरल के द्वारा, कितने दिन तक? तो सिर्फ 6 महीने तक ये लागू रह सकते थे। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की गई थी। तो अपना विधि सदस्य या जो कानूनी सदस्य है वो नियुक्त किया गया था 1833 में, लेकिन वो उसके पास कुछ वायसराय जो थी ना, वो परिषद के नियमों को मानने का, उसको रद्द करने का अधिकार होता था। लेकिन 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, इसके तहत जो वायसराय की परिषद थी वो कानून बनाने की शक्तियाँ उसको प्रदान की गई थी, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। अब क्या बन गए? अलग अलग विभाग बन गए। विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की है? लॉर्ड कैनिंग ने की है। मतलब छोटे छोटे से कैन टाइप के बना दिए, इसको याद कर लो। विभाग में छोटे छोटे से विभाग होते हैं ना, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो अलग अलग विभाग होते हैं कि ये वाला डिपार्टमेंट ये है, ये वाला डिपार्टमेंट ये है। तो उसकी शुरुआत किसने की है? विभागीय प्रणाली की। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। कैन जैसे होते हैं छोटे छोटे कमरे कि इसमें ये वाले अधिकारी बैठे हैं, इस डिपार्टमेंट के ये हैं हेड, तो ये क्या है? कैन टाइप के होते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। लॉर्ड कैनिंग ने विभिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी थी। तो इन्होंने क्या किया? इतने सारा काम है, इतने सारे विभाग हैं, इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, इतना बड़ा देश है, इसको काम करना इतना आसान थोड़ी ना है। तो इन्होंने क्या किया? सारे विभागों के अलग अलग नाम दिए और सारे काम अलग अलग इंसान को सौंप दिए गए। इससे क्या होगा? काम जल्दी हो जाएगा। तो इन्होंने एक प्रकार की मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है उसकी नींव रखी थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा रखी गई है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। जैसे अभी होता है कि ये हमारा उड्डयन मंत्रालय है, वस्त्र मंत्रालय है ना, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, तो ये एक व्यक्ति के अंडर में रहते हैं ना। तो ऐसे ही उन समय भी किया गया था कि जितने प्रशासन थे एक प्रत्येक व्यक्ति के अधीन होता था सारे विभाग।
भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के दौरान भारत में कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्य परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से इसका विस्तार किया गया था। तो जो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम है, इसके तहत कानून बनाने के लिए वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, इसमें न्यूनतम कम से कम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से इसका विस्तार किया गया था। इससे वायसराय मनोनीत करेगा। वायसराय मनोनीत, पहले क्राउन करते थे, अब कौन करेगा? इनको कौन करता था? इसे जो भारत के वायसराय हैं वो मनोनीत करते थे और वे 2 वर्षों तक अपने पद पर रहते थे। तो वायसराय की जो परिषद थी, इसमें कितने? न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्य होते थे, अतिरिक्त नियुक्त किए जाएंगे, मनोनीत किया जाएगा वायसराय के द्वारा। इनके पास 2 वर्ष तक अपने पद के लिए ही रहेंगे। इसमें से न्यूनतम आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। आधे कौन थे? गैर सरकारी सदस्य होते थे। इस अधिनियम के अनुसार मुंबई, मद्रास प्रांतों को अपने कानून बनाने के लिए उनमें संशोधन करने के अधिकार पुनः दे दिए गए थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मुंबई प्रेसिडेंसी और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, उसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंदर रखा गया था। लेकिन जो 1861 का अधिनियम आया, इसके तहत जो मुंबई प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी है, उनको उनके प्रांत में कानून बनाने के, उनको संशोधन करने के पुनः अधिकार दे दिए गए थे। इन प्रांतीय परिषदों द्वारा बनाए गए कोई भी कानून उस समय तक वैध नहीं माने जाएंगे जब तक कि गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त ना हो। तो कोई भी कानून बना ले, उसको मान्यता कौन देगा, उसको वैध कौन बनाएगा? जब गवर्नर जनरल उनको अनुमति देता था तो वह वैध हो जाते थे। मुंबई और मद्रास, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी इसी में की गई है। इसके समय मुंबई, कलकत्ता, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में 3 न्यायालय बने थे, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार विधानमंडलों के सदस्यों के अधिकार 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए थे। जो विधानमंडल थी, उनके जो सदस्य थे, उनके अधिकारों को 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया था 1892 के अधिनियम के तहत। बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार था। जो भी बजट आएगा वो अपने विचार उसमें प्रकट कर सकते हैं। यद्यपि इस विषय का कोई प्रस्ताव रखने या फिर उस सदन में मत विभाजन करने का अधिकार इन्हें नहीं था। मतलब इसमें जो प्रस्ताव नहीं रख सकते थे, वो कोई भी प्रस्ताव नहीं रख सकते थे, और सदन में जो मत विभाजन है उसका करने का अधिकार भी इनके पास नहीं था, लेकिन वो अपने विचार प्रकट कर सकते थे। ये अधिकार दे दिए गए। सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार भी इसमें दिया गया था। जो सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी विषय है, उसमें यदि प्रश्न पूछना है तो 6 दिन की सूची में सूचना देने पहले सूचना देकर कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता था। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में कम से कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला था। भारत में ब्रिटेन के जो सभी संवैधानिक प्रयोग थे, उसमें सबसे कम समय तक जो चलने वाला अधिनियम है या इंडियन काउंसिल एक्ट है, वो कौन सा है? 1909 का है। रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में, यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। तो किसने कहा है? जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे उस समय, उनने कहा था कि ये जो सुधार है 1909 का, ये प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट के अनुशंसा में प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए थी। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 में। इसके तहत 1918 में एक प्रस्तुत रिपोर्ट थी, उसमें इन्होंने क्या चाहते थे कि जो भारतीय प्रशासन है, इसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। यह रिपोर्ट यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए। तो सबसे पहले सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में आयोजित करने का जो थॉट था, विचार था, वह किस में दिया गया था? तो जो 1918 की जो रिपोर्ट थी ना, रैमजे मैकडोनाल्ड या नहीं क्या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में, ये सबसे पहले प्रस्ताव या अनुशंसा की गई थी। उच्च भारतीय सिविल सेवाओं में 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। मतलब इसमें कुछ आरक्षण दिए गए थे। जो उच्च भारतीय सेवा है, इसमें 1/3 पद हैं वो भारतीयों के लिए आरक्षित रखे गए थे। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में सबसे पहले आयोजित की गई थी, साथ साथ आयोजित की गई थी। 1919 में ये अनुशंसा की गई थी कि इंग्लैंड में और भारत में सिविल सेवा की परीक्षाएं कराई जाएं, और 1922 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की अनुशंसा पर
या उसकी संस्तुति पर ये भारत और इंग्लैंड में दोनों में परीक्षाएं आयोजित की गई थी सिविल सेवा की। एसीचन आयोग 1887 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ नहीं आयोजित की गई जानी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो भारत और इंग्लैंड में सिविल सेवा परीक्षा हो, तो ये सबसे पहले कहा गया है 1919 में, लेकिन इससे पहले भी 1887 में एक रिपोर्ट आई थी, जो कौन सी थी, एसीचन आयोग की रिपोर्ट थी। इन्होंने कहा था कि भारत में और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षाएं नहीं की जा सकती और नहीं की जानी चाहिए। 20 अगस्त 1917 में सुधारों की घोषणा की गई। इसमें तत्कालीन भारत के सचिव एडविन मॉन्टेगू के नाम पर मॉन्टेगू घोषणा के नाम से इसको जाना जाता है। तो 1917 में सुधारों की घोषणा की गई थी, जो कि आई 1919 में। इसको क्या कहा गया था, जो उस समय भारत के सचिव थे एडविन मॉन्टेगू, उनके नाम पर मॉन्टेगू घोषणा इसको कहा गया। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेगू और वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। तो जो मॉन्टेग्यू थे भारत के सचिव और वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इनकी जो रिपोर्ट थी, इसको ही भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनाया गया था। भारत में प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार वर्ष 1919 से प्रारंभ किए गए थे। जो हमारे 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया है इनको, इनके सुधारों को, जैसे मॉन्टफोर्ड सुधार या फिर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 में सबसे पहले इनको प्रारंभ किया गया, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी सरकार या शासन शब्द का प्रयोग किया था। जो उत्तरदायी शासन है, सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था, 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया था। जो प्रांत थे, इनके जितने भी विषय थे उस समय, उनको दो भागों में बांटा गया था। एक थे आरक्षित विषय और दूसरे थे हस्तांतरित विषय। मतलब इसमें कुछ भारतीयों को भी इसमें शामिल किया गया था, इसलिए इसमें उत्तरदायी शासन का शब्द का प्रयोग किया गया था 1919 में। इसमें हस्तांतरित विषय का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों द्वारा किया जाता था। जो हस्तांतरित विषय हैं उन पर प्रशासन या फिर जो विधि कौन बनाता था, तो जो विधायिका के जो चयनित सदस्य थे उनको उनके सारे अधिकार सौंप दिए गए थे। जबकि जो आरक्षित विषय थे उसमें गवर्नर की कार्यकारिणी के पास होते थे। तो आरक्षित में कुछ ऐसे ज़रूरी विषय आते थे जो कि गवर्नर किसी को नहीं देना चाहता था, तो वो गवर्नर की कार्यकारिणी अपने पास रखती थी। वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1922 में प्रतियोगी परीक्षाएं करवा दी गईं सिविल सेवा की भारत में और इंग्लैंड में साथ साथ। 1926 में भारत में ही एक लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर एक संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो अब इसे क्या बना दिया गया, यूपीएससी बना दिया गया। कब, 1935 में बना दिया गया संघीय लोक सेवा आयोग। किसको, लोक सेवा आयोग को, जो कब बना था, 1926 में बना था। वर्ष 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षाएं आयोजित कराना प्रारंभ कर दिया गया। 1935 का अधिनियम आया, इसमें लोक सेवा आयोग को संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। अब इनको इतनी सारी शक्तियां मिल गई, तो इन्होंने क्या किया, 2 साल बाद 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र होकर अपनी परीक्षाएं आयोजित कराना प्रारंभ कर दिया। वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद जो संघीय लोक सेवा आयोग है FPSC, उसका नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग UPSC कर दिया गया है। फेडरल है ना, UPSC थी उसका पहला नाम, फेडरल रखा गया था, तो इसका हो गया FPSC। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय जो संघीय लोक सेवा आयोग था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो 1935 का जो अधिनियम आया, इसमें सबसे पहले जो संघात्मक शासन है, सरकार है, उसकी सबसे पहले बात की गई थी। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा कुछ भारतीय रियासतों जो कि संघ में शामिल होना चाहती थी उनको मिलाकर बनाया गया था। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत एवं जो कुछ भारतीय रियासतें थी उनको संघ में शामिल होना चाहिए था, उनको मिलाकर बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। लागू कब किया गया था, 1919 में।
तो 1935 में जो प्रांतों में द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई और केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। देखो, द्वैत शासन की 2 अधिनियम आते हैं। पहला आता है 1919 में, जिसमें प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था और इसमें जो यहाँ के विषय थे उनको 2 भागों में बांटा गया था, एक हस्तांतरित थे और दूसरे आरक्षित थे। फिर आता है 1935 का अधिनियम। इसमें जो प्रांत थे उनसे द्वैत शासन को हटा लिया गया और केंद्र सरकार या जो केंद्र में द्वैत शासन को लगा दिया गया। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर उत्तरदायी शासन मिल गया था। 1935 में भारत सरकार थी, अधिनियम थे उनमें प्रांतों को जो दोहरा शासन था उसके स्थान पर क्या उत्तरदायी शासन दे दिया गया था और आरक्षित और हस्तांतरित विषय में भेद समाप्त कर दिए गए थे जो पहले दिए गए थे। गवर्नरों को आरक्षित और बचाव की संख्या के अधीन व्यक्तिगत निर्णय और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया था। इसमें जो गवर्नर थे उनको हस्तांतरित और जो बचाव की संख्या है उसके अधीन व्यक्तिगत निर्णय और जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया था। साथ ही गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दे दिया गया था। अब गवर्नर क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक एवं जो वर्गीय मतदाता मंडल का विस्तार किया गया था। इसमें मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, भारतीय मुसलमान आदि को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। देखो, सबसे पहले इनका पृथक्करण कब किया गया था? तो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार आया था उसमें किया गया था सबसे पहले पृथक्करण। लेकिन उस पृथक्करण का विस्तार किया गया है 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में। इसमें जो सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता था इसमें देखो विस्तार हुआ है। मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन और जो भारतीय मुसलमान हैं उनके लिए पृथक पृथक प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया था, मतलब उसका विस्तार किया गया है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। जो भारत का संवैधानिक ढांचा है अभी वर्तमान में वह 1935 के अधिनियम पर आधारित है। वर्ष 1935 का मुख्य उपबंध प्रमुख किए गए हैं, जैसे कि संघात्मक सरकार की स्थापना, दूसरा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, तीसरा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना एवं स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांत में शक्तियों का विभाजन और जो फेडरल न्यायालय है उसकी स्थापना भी 1935 के अधिनियम से ली गई है। तो 1935 के कुछ प्रावधान हैं जो कि अभी वर्तमान में संविधान में दिखते हैं, वो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला आता है संघात्मक शासन या सरकार की स्थापना, दूसरा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में भी द्वैत शासन की स्थापना पर स्वायत्त शासन की स्थापना कर दी गई है, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन और जो फेडरल न्यायालय है उसकी स्थापना। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं। तो 1935 का जो अधिनियम है उसको जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1947 से वर्ष 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। जैसे हमारे भारत में 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद 1964 तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। वे पंचशील के प्रणेता और गुट निरपेक्षता के में विश्वास रखते थे। तो जो पंचशील समझौता है उसके प्रणेता भी जवाहरलाल नेहरू थे और जो गुट निरपेक्षता है उसके में विश्वास रखते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन उसी को आधार बना लिया संविधान बनाने का। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके द्वारा लखनऊ में 1936 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें 1935 के अधिनियम को मतलब अस्वीकार कर लिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। इस अधिनियम की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार कहा था या दासता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कटु आलोचना की थी। कब? 1936 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और उसमें कहा गया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 है यह गुलामी का अधिकार है या दासता का आज्ञा पत्र है, इस कहकर उसकी आलोचना की थी। ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में वर्ष 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था। तो सबसे कम तक चला था 1909 का, लेकिन सबसे अच्छा सबसे बड़ा प्रलेख या फिर सबसे चौड़ा प्रलेख किसका रहा है? 1935 का रहा था भारत में ब्रिटेन सरकार के पूरे इतिहास का। इसमें 14 भाग थे और 321 धाराएं थीं। 14 भाग और 321 धाराएं और 10 अनुसूची थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट
अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में भारत की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में या तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया था। आलोचना में इसे केवल पवित्र लोकोक्तियाँ कहा गया। तो इसमें कितनी थी? 14 धाराएं थीं, 14 भाग थे, 321 धाराएं थीं और 10 अनुसूचियाँ थीं। भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, इसमें अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को 1950 में भारत के अधिनियम या भारत के संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया था। आलोचकों ने इसे केवल पवित्र लोकोक्तियाँ कहा था। अब आते हैं इससे संबंधित हमारे प्रश्न। पहला आता है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1773 में आया है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया है? 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करने के लिए। ब्रिटिश सरकार ने कंपनियों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। इसके तहत मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा गया था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग। पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773। निम्नलिखित अधिवेशन में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था या फिर परिविधान आया था? तो ये आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। 1774 में बना था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय, देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय और धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। यह एक सर्वोच्च न्यायालय 1774 में गठित किया गया था। एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे और रॉबर्ट चैम्सवर्थ, स्टैनफर्ड, सीजर ली मिस्टर और जॉन हाइड इसके प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में पहली बार बनाई गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे उनकी सहायता के लिए। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया था? तो ये जो हमारे वो थे ना कॉर्नवालिस, उसको लाने के लिए उनकी शर्तें थी ये कि वो अस्वीकार कर सकते हैं, उन्हें स्वीकार भी कर सकते हैं कोई भी निर्णय को। तो ये अधिकार कब दिया गया था गवर्नर जनरल को? तो ये दिया गया था 1786 के एक्ट के द्वारा। 1786 में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया था ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। वह गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। इस अधिनियम के अनुसार यह स्वीकार हो गया कि उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने, उनके निर्णय को लागू करने का अधिकार दे दिए गए थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार था? तो वो अपने कॉर्नवालिस थे, उनको अपनी काउंसिल के जितने भी फैसले हैं उनको रद्द करने का, स्वीकार करने का अधिकार दिया गया था 1786 के एक्ट के तहत। 1793 में एक विनियमन द्वारा जिला कलेक्टर को अपनी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया था, केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया था। इससे विनियमन का क्या कारण था? तो 1793 में एक एक्ट आया जिसके तहत जो जिला के कलेक्टर थे उनको न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया था। अब वह क्या कर सकते थे? सिर्फ संग्राहक अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सकते थे। ये क्यों किया गया था? क्योंकि जो कॉर्नवालिस है वह जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्तियों से सतर्क हो गया था और यह महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्तियों का होना अवांछनीय है, इसलिए उसके सारे अधिकार छीन लिए गए थे।
कॉर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था। अंततः उन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ है? तो जो 1813 का अधिनियम आया था, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। 1813 में चार्टर्ड एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसमें चीन के व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। इस चार्टर्ड एक्ट या कानून ने ही कंपनी के भारतीय क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति दी थी। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये है 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है? तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। चार्टर्ड अधिनियम 1813 के भारत में महत्वपूर्ण समझौते या समझे जाने वाले निम्नलिखित में से क्या कारण था? तो 1813 को इतना महत्वपूर्ण समझा जाता है भारत में, क्यों समझा जाता है? क्योंकि इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए थे। कितना? 1 लाख रुपए। चार्टर्ड अधिनियम 1813 को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाने हेतु प्रावधान किया गया था। यह 1 लाख रुपए वार्षिक विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन, साहित्य के सुधार एवं पुनरुत्थान के लिए एवं भारतीय प्रदेश में विज्ञान की उन्नति एवं प्रारंभ करने के लिए पृथक रखा जाएगा। इस धारा के अनुसार भारत में एकता में शिक्षा का प्रसार बीड़ा उठाया था। शिक्षा का प्रसार का बीड़ा उठाया था सरकार ने 1 लाख रुपए देकर, वित्तीय प्रावधान करके। चार्टर्ड एक्ट 1833 में निम्नलिखित प्रावधान में से कौन सा नहीं था? तो पहला आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक गतिविधियों का समापन। तो पहला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें व्यापारिक गतिविधियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनको समाप्त कर दिया था और उनको राजनीतिक काम दिए गए थे कि आप राजनीतिक विषय संभालिए 1833 में। दूसरा आता है काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदल दिया गया था। तो ये भी सही है। तो इससे पहले जो बंगाल का गवर्नर था, अब उसको क्या कहा जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो ये भी सही है। काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियाँ प्रदान की गई थी। तो ये भी सही है कि उसको जो विधि करता है उसकी सभी शक्तियाँ इसमें प्रदान की गई थी। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय नियुक्त किया गया था। तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि ऐसा भारत में या जो गवर्नर जनरल था उसकी काउंसिल में विधि सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई थी, भारतीय की नियुक्ति नहीं की गई थी। गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक विधि सदस्य की नियुक्ति थी, लेकिन वो भारतीय नहीं हो सकता था। तो ये वाला गलत हो जाएगा। चार्टर्ड एक्ट 1833 में कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य करने के लिए ही नियुक्त किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल है अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि कानून या जो कानूनी सदस्य है उसके चौथे सदस्य के रूप में उसको सम्मिलित किया गया था, और यह सदस्य भारतीय नहीं होता था बल्कि अंग्रेज होना चाहिए। सर्वप्रथम जो जॉन मैकाले हैं उनको विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया था। लोक सेवाओं में परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति किसमें की गई थी? तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है इसमें कहा गया था कि जो लोक सेवा परीक्षाएं हैं वह इंग्लैंड और भारत में दोनों में आयोजित की जानी चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने वर्ष 1918 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में अनुशंसा की कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए, और रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवाएं परीक्षाएं हैं वह इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए। उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1922 में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की गई थी। एशिचन आयोग जो कि 1887 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा में इंग्लैंड और भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को
सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया था? तो ये 1853 का जो एक्ट आया था, इसको सिद्धांततः स्वीकार किया गया प्रतियोगी परीक्षाओं को। 1853 में चार्टर्ड एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि नियंत्रण बोर्ड और इसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। इसमें से 6 क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इसमें प्रावधानित किया गया था कि नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? तो ये चार्टर्ड एक्ट 1853 में किया गया था। 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को पृथक करने के लिए एक निश्चित कदम उठाया गया था। भारत के लिए पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई थी और इस विधान परिषद में 12 सदस्य हो सकते थे। निम्नलिखित में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित कर रही थी? तो ये हुआ था 1922 में। वर्ष 1922 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में भी आयोजित की गई थी। इससे पूर्व यह केवल इंग्लैंड में आयोजित की जाती थी। वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत जो लोक सेवा आयोग है, उसके स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया। 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग जो FPSC है, उसका नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग UPSC कर दिया गया। भारतीय सिविल सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। पहला है भारत शासन अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवाओं के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया था, जो कि भारत में होनी थी। तो ये सही है कि भारत में की जाएगी और 1922 में इसको आयोजित किया गया था। पहला सही हो जाएगा। दूसरा, भारत में या भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो गया था। तो ये भी सही है। तो 1941 आते आते जो भारतीय थे, उनका प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक हो गया था सिविल सेवा परीक्षा में। तो ये भी सही हो जाएंगे और दोनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। दोनों कथन ही सही हैं। 1922 में भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर भारतीय सिविल सेवाओं का आयोजन भारत में भी प्रारंभ किया गया था, जो कि 1 जनवरी 1941 तक भारतीयों की संख्या इसमें 617 भागीदारी थी और यूरोपीय थे उनकी 585 से ज़्यादा हो गई थी। अब आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई है? तो नियंत्रण करने के लिए नियंत्रण परिषद की स्थापना सबसे पहले की गई थी पिट्स इंडियन एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आया है। फिर आता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये हमारे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी 1773 में। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 में दी गई थी चार्टर्ड एक्ट के तहत। और जो गवर्नर जनरल की परिषद है, इसमें कानूनी सदस्य की नियुक्ति करने का अधिकार चार्टर्ड अधिनियम 1833 में दिया गया था। सुमिलित करना है तो कंपनी के वाणिज्य विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक एवं राज्य संबंधित मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया था। इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है, जो कि 1784 में आया था, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश और बसने और कार्य करने का जो अनुमति है, वह चार्टर्ड एक्ट 1813 में दिया गया था। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य या चौथे सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था चार्टर्ड अधिनियम 1833 में। फिर से आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भारतीयों की औपनिवेशीय सरकार के अधिकार। तो चार्टर्ड एक्ट 1813 में क्या हुआ था? तो 1813 में हुआ था हमारा भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया था 1813 में। फिर आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था? 1773 में हुआ था जो कंपनी है उस कंपनी के निवेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेजों को ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने होते थे। ये किसमें कहा गया है? जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसमें कहा गया था।
नेक्स्ट आते हैं एक्ट ऑफ 1858। इसमें प्रावधान किया गया था कि जो हमारा शासन का अधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये कब कहा गया था? एक्ट ऑफ 1858 में कहा गया था कि जो शासन का अधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था, इसमें प्रावधान किया गया था कि तो फर्स्ट वाला था वो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाएगी। पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया था। 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा कंपनी में भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि इसका चीन एवं चाय के व्यापार का एक अधिकार चलता रहा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी में निवेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार एवं दस्तावेज ब्रिटिश शासन को प्रस्तुत करने का अधिकार था। यह कहा गया था इसमें 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर सम्राट को सौंप दिए गए। इस अधिनियम के द्वारा 1858 में एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संख्या से नामित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया है, इसमें इंग्लैंड की सरकार के में एक विभाग बनाया गया था जिससे नियंत्रण बोर्ड कहा गया था या बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया था। इसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है इसकी स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय एवं शक्कर के व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया था? तो ये है 1800 ईस्ट इंडिया के एक अधिकार को समाप्त किया गया था। तो इसमें शक्कर की जगह यदि चीन होता तो आंसर आएगा अपना चार्टर्ड एक्ट 1833। चीन था ना कि चीनी, तो ये वाला हो जाएगा, इसलिए आयोग हटा देगा इस क्वेश्चन को। यदि प्रश्न में चाय और शक्कर के स्थान पर चाय और चीन नाम होता तो हम डी ऑप्शन लगाएंगे जो कि 1833 था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया था? तो ये खोया है 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। 1757 से 1764 के युद्ध जो कि क्रमशः पलासी और बक्सर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए हैं जो इस प्रकार थे। पहला आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1793 का चार्टर्ड अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य एवं कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। कब की गई थी? 1793 वाले में। 1813 का चार्टर्ड अधिनियम प्रमुख प्रावधान इस प्रकार करता है जैसे कंपनी के एकाधिकार पत्र को एकाधिकार को समाप्त कर दिया था और जो अधिकार पत्र है उसको 20 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया था। चीन और जो चाय के व्यापार हैं उनको छोड़कर पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्ष के लिए इसको अधिकार दिए गए थे और सारे अधिकार इससे ले लिए गए थे। फिर आता है 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। इसके द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हैं उनको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था और इस कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना था। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था? तो ये हुआ है 1834 में। तो जो उत्तर प्रदेश है उसके क्षेत्रों को कहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी से हटाकर आगरा प्रेसिडेंसी में स्थानांतरित कर दिया गया है। चार्टर्ड अधिनियम 1833 के तहत 14 नवंबर 1834 को बंगाल का विभाजन करके चौथी प्रेसिडेंसी आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। अन्य 3 प्रेसिडेंसी बंगाल, मुंबई और मद्रास थी। आगरा प्रेसिडेंसी का गवर्नर सर टी.सी. मेटकॉफ को नियुक्त किया गया था। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित कब किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर क्राउन को दे दिए गए हैं कब? हमारी 1857 की क्रांति के बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। 1858 में
भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इंग्लैंड में इस अधिनियम के द्वारा एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया था। इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय मंत्रणा परिषद या एडवाइजरी काउंसिल गठित की गई थी, जिसमें 8 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे और शेष 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुने जाते थे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से हमें सत्य बताइए। चार्टर्ड एक्ट 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित किया गया था क्या? तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त करके भारत में सीधे शासन के उत्तराधिकार ग्रहण कर लिए थे। तो ये सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी तो उसको हटाकर क्राउन के अंडर सारे शासन प्रशासन आ गए थे 1858 के तहत। तो ये सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय और चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इसलिए कथन जो पहला है वो सही नहीं होगा। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? तो जो गवर्नर जनरल था वह अध्यादेश जारी कर सकता था कब? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। यह अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकता था। ब्रिटिश इंडिया निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग एवं विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर अपने प्राधिकार को और बल प्रदान किया था? तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। लॉर्ड कैनिंग ने भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली थी। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्तियां दी गई थी? जो भारतीय विधान परिषद है वह बजट पर बहस कर सकती थी। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। भारतीय परिषद 1892 के अंतर्गत विधानमंडलों के सदस्यों के अधिकार 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए थे। पहले, बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दे दिया गया था। यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने और सदन में मत विभाजन करने के अधिकार उन्हें नहीं थे। सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार भी इनको दिया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की थी? तो ये बनी थी 1892 के अधिनियम के तहत। 1892 के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित हुआ था? तो मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट आए थे 3 से 4 बार। पहला आता है 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में। कब कब आए हैं? 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किए गए हैं। विधान की ये जो विधान हैं उनकी दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया था। प्रेस एवं पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 में पारित किया गया और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटिन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, जिसके तहत बिना सरकार की इजाज़त के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो रही हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण करने के लिए एक्ट
एक्ट लॉर्ड मिंटो के द्वारा 1908 में ही पारित किया गया था, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रशासन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावनाओं को भड़काने का आरोप हो। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा चला था? तो ये था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कि सबसे कम समय तक चला था। भारत में इंग्लैंड के सभी संवैधानिक प्रावधानों में या प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला था। रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में ये सुधार प्रजातंत्रवाद एवं नौकरशाही के मध्य एक अधूरा एवं अल्पकालीन समझौता था। किसने कहा है? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कहा गया था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कब की गई है भारत में सबसे पहले? तो ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना करना, और गांधी जी ने इसमें कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी? तो पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना सबसे पहले 1909 के अधिनियम में की गई थी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। 20 अगस्त 1917 के सुधारों को 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के नाम पर मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? सबसे पहले द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो सर लियोनेल कॉटेस को कहा जाता है द्वैत शासन का जनक। सर लियोनेल कॉटेस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसके वैध शासन संबंधी विचार भारत सरकार अधिनियम 1919 को आधार बनाया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट 1919 में आई थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय थे लॉर्ड जॉर्ज। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज थे, और वर्ष 1916 से 1922 तक यह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई है? तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली 1919 के तहत लागू की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों से संबंधित है। भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू सुधार चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से प्रारंभ किया गया था, जिसमें भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया था। इसमें हस्तांतरित विषय का प्रावधान विधायिका के चयन सदस्यों को सौंपा गया था, जबकि जो आरक्षित विषय थे उनको गवर्नर की कार्यकारिणी के पास सौंपा गया था। यह दोहरे शासन प्रणाली वर्ष 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में चल रहा था। केवल बंगाल में वर्ष 1924 से 1927 तक और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक यह निलंबित रहा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन या डायर की सिद्धांत
किससे निर्दिष्ट करता है, ये किससे निर्दिष्ट करता है? तो ये प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 विभागों में या प्रभागों में विभाजित करता है, हस्तांतरित और आरक्षित। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो यह है संवैधानिक सुधारों से। भारत शासन अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था? तो केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता को भारत शासन अधिनियम 1919 में सबसे पहले स्पष्ट परिभाषित किया गया था। द्वैत शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट कौन सा है? तो ये 1919 का एक्ट है। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो यह अधिनियम माल्य मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 1909 का अधिनियम था उसको माल्य मिंटो सुधार कहा गया है, जबकि जो 1919 का इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया है। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया था, तो ये सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 1921 में लागू किया गया था, तो ये भी सही है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं वह भारत के वायसराय थे, तो ये भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या कहता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रहीं। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें द्वैत शासन लागू कर दिया गया है, तो पहला गलत हो जाएगा। यह सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था, तो ये सही है कि सत्ता का बहुत बड़ा भाग प्रांत हैं उनको प्रत्यायोजित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रशासन के विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। इसमें केंद्रीय सूची में 47 विषय शामिल थे, जिसमें रक्षा, विदेशी नीति, पेटेंट, कॉपीराइट, मुद्रा, संचार, वाणिज्य एवं पोत परिवहन, नमक, कपास पर उत्पाद शुल्क, आयकर, लोक ऋण आदि थे। और इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्रीय विधानमंडल में निहित थी। नेक्स्ट आता है राज्य सूची। इसमें 50 विषय शामिल किए गए थे, जिसमें स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य, सफाई, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, कानून आदि व्यवस्थाएं आदि इसके अंतर्गत थी। और इन विषयों पर कानून निर्माण करने की शक्ति राज्यों के पास होती थी। इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह केंद्रीय सूची के विषय को राज्य के महत्व का घोषित कर सकता था। राज्य विधान परिषदों को यह या उस पर कानून बनाने का अधिकार सौंप दिए गए थे और राज्य सूची के विषय पर केंद्रीय विधानमंडलों को विधि निर्माण का अधिकार दे दिया गया था। फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1919 में शक्तियों का यह विभाजन संघात्मक व्यवस्था का एक रूप था, जिसके तहत पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही था। फिर से आते हैं कथन और निष्कर्ष या कारण। तो द्वैत शासन का अर्थ प्रशासन के विषयों को 2 भागों में बांटना है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन करने का प्रयत्न किया गया था, तो ये भी सही हो जाएगा क्योंकि प्रांतों को बहुत सारे अधिकार इसमें दिए गए थे। पहला सही है और आर सही है और सही व्याख्या भी करता है। 1919 के एक्ट के सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनीय प्रांतीय प्रशासन में आया था। प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली प्रारंभ की गई थी, जिसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, पहले आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के सदस्यों को सौंपकर उत्तरदायी शासन का बोध कराने का प्रयत्न किया गया था। इस एक्ट की प्रस्तावना में प्रांतों को उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए कदम उठाने पर बात की गई थी या बल दिया गया था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण या स्पष्ट करता है, व्याख्या करता है। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारतीय उच्चायुक्त हैं, इनके पद का सृजन किया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी। इसके कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका लेना, व्यापारिक हितों को देखना और इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि थे। उच्चायुक्त एवं उनके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से होता था।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में कौन कौन शामिल था? तो पहला आता है, यह एक संघ का प्रावधान करता है, तो पहला सही हो जाएगा। प्रांतों को स्वायत्तता देता है, दूसरा भी सही हो जाएगा। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना, नहीं, ये तो 1919 के में कहा गया, तो तीसरा गलत हो जाएगा। और केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान की गई थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। दो गलत है, पहले दोनों सही हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस संघ को ब्रिटिश भारत प्रांतों एवं विभिन्न भारतीय रियासतों जो कि संघ में शामिल होना चाहती थी उनको मिलाकर बनाया जाना था, लेकिन रियासतों की अनिच्छा के कारण यह संघ कभी नहीं बन पाया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी और केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया था। निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी कब? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसको शुरू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? तो ये साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उस पर आधारित थी हमारी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि राजनीतिक परिस्थितियों का प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पूर्वावलोकन किया जाएगा। वर्ष 1927 में इस प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ और इसमें साइमन कमीशन आयोग जो था, यह साइमन आयोग था, वह नियुक्त किया गया। सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन आयोग रिपोर्ट एवं गोलमेज सम्मेलन और भारत में अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र, ये सभी 1935 में भारत सरकार अधिनियम के आधार बने थे। कौन कौन? हमारी नेहरू रिपोर्ट, साइमन आयोग की रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन और जो अंग्रेजी सरकार थी उनकी प्रस्तुत श्वेत पत्र, ये सब आधार बनी थी 1935 के अधिनियम की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 में भारत की सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं बताइए। तो पहला क्या कहता है, इसमें गवर्नर प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति की गई थी क्या? तो ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, गवर्नर को विधायी शक्तियों या विधायी कार्यों में निषेधाधिकार या वीटो की शक्तियां स्वयं द्वारा विधि बनाना था, तो ये भी सही है, दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति थी क्या? तो ये गलत हो जाएगा। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों के दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन मिल गया था और आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया था। गवर्नरों को आरक्षित और बचाव की संख्या के अधीन व्यक्तिगत निर्णय एवं विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया था। साथ ही गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक एवं वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ था और अनुसूचित जाति, मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन और भारतीय मुसलमान आदि को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसलिए पहला और दूसरा सही हो जाएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था, क्या समाप्त किया था? तो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या कहा गया है ना? तो इसमें प्रांतीय स्वशासन का उपबंध किया गया था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, यह एक संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना पर उपबंध करता है, ये भी सही है। केंद्र में अखिल भारतीय या भारत संघ का उपबंध है, तो ये भी सही है कि केंद्र में एक अखिल भारत संघ की स्थापना की गई है। तीनों ही सही हो जाएंगे। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध में आता है, इसमें संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की बात की गई है। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना पर स्वायत्त शासन की स्थापना की गई है। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की प्रांतीय स्वशासन व्यवस्था की स्थापना की बात है। प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांतों में शक्ति का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना में की गई है 1935 के तहत। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि यह भारत के संविधान का मुख्य स्रोत था, इसलिए ये महत्वपूर्ण था, तो ये सही हो जाएगा। 1935 में भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट युक्ति नहीं है? तो 1935 में केंद्र में 7 राज्यों में द्वैत शासन लगाया गया था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, द्विसदनीय
विधानमंडल की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। तीसरा, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, ये भी सही है। लेकिन इसमें एक अखिल भारतीय संघ की बात की गई है, तो ये क्या हो जाएगा, विशिष्ट युक्ति नहीं थी 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 का भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन ने राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? इसमें असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। पहला था 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में राष्ट्रीय प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा भारत में राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना था। देशी रियासत भारत की लगभग 25% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि 1935 के अधिनियम की धारा 18 के तहत जो प्रस्तावित केंद्रीय विधानमंडल है, उसके उच्च सदन में 40% जो कि 260 में से 104 सीट हैं, और निचले सदन में 33% 375 में से 125 सीटें प्रदान करती हैं। इसमें इन रियासतों के राजाओं द्वारा नामित किया जाना था। इस प्रकार केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस पर अंकुश लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य था, और राजाओं का उपयोग ब्रिटिश शासन राष्ट्रीय नेताओं साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों की काट के रूप में करना चाहता था। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह एक ऐसी कार है जो कि ब्रेक तो है इसमें, लेकिन इसमें इंजन नहीं है। 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं नेहरू जी, और ये पंचशील के प्रणेता और गुटनिरपेक्षता के में विश्वास रखने वाले माने जाते हैं। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह एक ऐसी कार है जो कि ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं? 1935 के अधिनियम में ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्त किया गया है? तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्त किया गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम में। संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रवर्त किया गया है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिवेशन में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो ये था लखनऊ अधिवेशन 1936। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? तो ये हुए थे हमारे 1926 के और 1945 के दोनों। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा का चुनाव 1923 में, 1926 में, 1930 में, 1934 में और 1945 में हुए हैं। 1937 में जो प्रांतीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुए थे, 1935 के अधिनियम का संघीय प्रावधान लागू नहीं किया गया था। अच्छा, 1926 का और 1945 का जो हुआ था, और 1934 का, 1930 का, 1926 का, 1923 का, ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे, जबकि 1935 के तहत सिर्फ 1937 का हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस
वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये 1945 में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिपत्र कहा है? तो ये हो जाएगा हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या फिर दास्ता का आज्ञा पत्र कहा है। इसकी कठोर आलोचना की थी। ब्रिटिश सरकार के पूरे इतिहास में 1935 के अधिनियम सबसे बड़ा लंबा चौड़ा प्रलेख था। इसमें 14 भाग 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अतिवृष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस को 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है? तो इसको भारत के नीति के निर्देशक तत्वों के रूप में इसको समाविष्ट किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अतिवृष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंटल ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। आलोचकों ने इससे केवल पवित्र लोकोक्ति कहा है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? तो ये गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्राप्त हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था? तो इंडिया काउंसिल को किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत परिषद या इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया और राज्य में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। यह किसने कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है? इस संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित किया गया है। तो किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा। बी.आर. अम्बेडकर जी ने 1935 के जो अधिनियम था इसमें कहा गया था, इसके बारे में कहा गया था कि ये जो हमारा भारत का संविधान है, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी चाहिए कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित किया गया है। ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। 29 अगस्त 1945 को भीमराव अंबेडकर की सभापतित्व में प्रारूप समिति नियुक्त की गई थी। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को विचार के लिए पेश करते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रारूप के मुख्य या कुछ आम आलोचना का उत्तर देते हुए कहा था कि संविधान के प्रारूप में भारत शासन एक्ट 1935 के अधिकांश प्रावधानों को ज्यों का त्यों शामिल किया गया है। मैं इसके बारे में कोई क्षमा याचना नहीं करता। किसी से उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई चोरी नहीं है। संविधान के मूल विचारों के बारे में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? यह या अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। ये किसने कहा था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था कि आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। ये वाक्य पंडित नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहे गए थे। संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध करते हुए संयुक्त निर्वाचन मंडल के प्रस्ताव पर बोलने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं? अंग्रेज चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। हम इस शरारत को और नहीं बढ़ाना चाहते।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला आता है द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत प्रावधान किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। फिर आते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसके तहत जो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल है उसका प्रारंभ किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई है। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान किए गए हैं। 1935 में प्रांतों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान किए गए हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1909 के एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार पृथक निर्वाचक क्षेत्र की स्थापना की गई। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई। 1935 में निम्न जो अधिवेशन था ना, इसके द्वारा बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी, परंतु वस्तुतः सारी जो कार्यकारी शक्ति हैं गवर्नर जनरल के पास थी। उसे भी लगभग गवर्नर जनरल जैसी ही शक्तियां मिली हुई थी। ब्रिटिश शासन काल में संविधान का कौन सा कानून स्थापित या ऐतिहासिक नहीं है? तो कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत नहीं दिया गया है ब्रिटिश शासन के संविधान में? तो इन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये इनमें नहीं थी ब्रिटिश शासन के कानून में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर्ड एक्ट 1813, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए थे। इसके साथ आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास का विविध। जब तक के लिए थैंक यू गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।